अभिनंदन। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत लेवल 2 साइंस के विद्यार्थियों के लिए आज हम उसकी दूसरी सब यूनिट पर हैं, कवक फंजाई। हमने जब आर.एच. व्हिटेकर की पंच जगत संकल्पना को पढ़ा था तो इस संकल्पना में कवक अपने आप में एक अलग जो आप कहें समूह या जगत में स्थान प्राप्त करता है। तो उसी के आधार पर हम इसको पढ़ें। कवक सर्वव्यापी है, परपोषी जीव। और कवक हम घरों में बड़ी आसानी से देखते हैं। रोटी अगर बासी है और उस पर फफूंद आ गई है तो वो जो फफूंद जिस रूप में हम जानते हैं बस वही कवक है। आकारिकी और आवास में इनके अत्यधिक भिन्नता होगी। पतले धागे के समान संरचना को कवक तंतु कहते हैं। इसकी संरचना जब हम पढ़ने जाएं तो पतले धागे के रूप में जो ये उपस्थित है उसे कवक तंतु कहते हैं। और यही कवक तंतु का एक पूरा जाल बनता है जिसको कवक जाल कहा जाता है। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनको शंकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। इनमें बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य भरा होता है। अब याद रखने वाली बात यह है, शंकोशिकी कवक तंतु होंगे। कौन होंगे? जो कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार स्वरूप में होते हैं और ये बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य से युक्त होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अब तक के जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये कवक की कोशिका भित्ति रिलेटेड सवाल, जिसमें काइटिन और पॉलीसैकेराइड दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। मृत बस्ट्रेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों के अवशोषण के कारण इनको मृतोपजीवी भी कहते हैं। कवक का ये एक लक्षण हो गया, ये मृतोपजीवी हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं। सजीव पादपों और प्राणियों पर इनकी निर्भरता के कारण ये परजीवी भी हैं। शैवाल और लाइकेन के साथ ये उच्च वर्गीय पादपों के साथ कवक मूल बनाते हैं, इसलिए ये सहजीवी भी हैं। तो आप मोटे तौर पे अगर इसको रिपीट करें तो संरचना में हमने कवक तंतु पढ़ा। कवक तंतु जो कवक जाल बनाएंगे। संकोशी कवक तंतु कोशिका द्रव्य से परिपूर्ण होता है। कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होगी। ये मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं और सहजीवी का गुण भी इसमें पाया जाता है। कवक में जनन विधि, जिससे इनमें मल्टीप्लिकेशन होगा, इनमें गुणन होगा, इनकी संख्या की बढ़ोतरी होगी। उसका आधार अलैंगिक लैंगिक दो हैं। अलैंगिक में खंडन विखंडन विधि के द्वारा ये जनन करते हैं और अलैंगिक एक दूसरी विधि है मुकुलन, जिसमें मुकुल बनेगा और फिर वो संपूर्ण जीव में रूपांतरित हो जाता है। लैंगिक विधियों में इसमें विशिष्ट संरचनाएं पाई जाएगी। निषिक्तांड है, एस्कस बीजाणु है, बेसिडियम बीजाणु है। बीजाणु जिन संरचनाओं पर जिन संरचनाओं पर उत्पन्न होते हैं उन्हें फलनकाय कहा जाता है। लैंगिक जनन चक्रों को जब हम डिटेल देखने जाएं तो ये प्लाज्मोगेमी टाइप का होगा। केंद्रक संलयन होता है इसमें और युग्मनज बनते हैं। प्लाज्मोगेमी किसको कहा जाएगा? दो चल या अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन प्लाज्मोगेमी कहलाता है। केंद्रक संलयन में दो केंद्रकों का आपस में संलयन हो जाएगा, ये केंद्रक संलयन होगा। युग्मनज बनेंगे। युग्मनज में अगुणित कवक तंतुओं का संलयन होता है और अगुणित कोशिका संलयन के तुरंत बाद द्विगुणित का बनना प्रारंभ हो जाता है और कभी कभार इसमें द्विकेंद्र की प्रावस्था भी देखने को मिलेगी। कवक जब हम पढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण भाग है इसका, वो है कवक जगत का वर्गीकरण। याद रखिएगा, कवक जगत के वर्गीकरण को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इसके आधार की तरफ जाइए कि कवक जगत का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है। कवक जगत का वर्गीकरण कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु निर्माण और फलनकाय निर्माण की विधि के आधार पर होता है और इस आधार पर ही हम कवक को 4 भागों में बांटते चले: फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज और ड्यूटेरोमाइसेटीज। माइसेटीज कॉमन है, इसमें केवल आपको याद रखना है फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरियो। और मैं आपको यहाँ पे एक साधारण सा वाक्य याद करा दूँ जिससे आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे
कि फंजाई के वर्गीकरण में फाइको के साथ, फंजाई के वर्गीकरण में फाइको के साथ एस्को को पढ़ना हमारी बेसिक ड्यूटी है। एस्को की जगह आप इसको बोल दीजिए, केवल मेमोरी में रखिएगा एस्को लिखते समय। फंजाई के वर्गीकरण में फाइको के साथ इसको या एस्को पढ़ना हमारी बेसिक ड्यूटी है। अब देखिए आपके चारों आ गए, फाइकोमाइसिटीज आ गया, एस्कोमाइसिटीज आ गया, बेसिडियोमाइसिटीज आ गया और ड्यूटेरोमाइसिटीज आ गया। यहाँ पर क्लासिफिकेशन को मैंने डिटेल में नहीं लिया है, क्लासिफिकेशन पहले दिया है आपको। क्लासिफिकेशन के तुरंत बाद इसके जो उदाहरण हैं वो पढ़ते हैं, फिर एक एक को लेंगे। म्यूकर, फाइकोमाइसिटीज के उदाहरण में म्यूकर, और ये अच्छा सवाल भी हो सकता है, रोटी का कवक कहते हैं इसको। एल्बुगो सबसे प्रचलित कवक है ये, क्योंकि सरसों पर परजीवी का जीवन यापन करता है। और जब आप कवक जगत पढ़ते जाएं तो इसको कभी मत भूलिएगा, वो है आपका यीस्ट। ये एक कोशिकीय कवक है, और बहुकोशिकीय कवक की जब बात होगी तो पेनिसिलियन को याद रखेंगे। एस्परजिलस, क्लाविसेप, न्यूरोस्पोरा, मॉरिल, बफल, ये सब इसके एस्कोमाइसिटीज के अंदर आने वाले कवक हैं। मॉरिल और बफल को खाद्य उपयोगी कवक के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम, बैक्ट कवक और पफ बॉल होता है। एगेरिकस, अस्ट्रीलेगोपक्सीनिया किट कवक के रूप में जानते हैं, और कंड कवक के रूप में अस्ट्रीलेगो को जाना जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज ये अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का कवक है, क्योंकि इसको अपूर्ण कवक कहा गया है, और इसके उदाहरण होंगे अल्टनेरिया, कॉलिटो, ड्राइका, ट्राइकोडर्मा। ये कवक जगत का क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण। अब कवक जगत के वर्गीकरण को हम थोड़ा सा विस्तृत लें, थोड़ा सा खोल कर पढ़ें, ताकि कुछ सवाल यदि कहीं से बनते हैं तो हम उन हिस्सों को भी छोड़ते नहीं चलें। राजस्थान सरकार को अध्यापक चाहिए, और अध्यापक चाहिए तो स्वाभाविक है कि रीट उनका माध्यम होता है। उन्हें विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं लेनी है, गुरुजनों की परीक्षा जब भी होगी तो उस तरीके से ही होगी। फाइकोमाइसिटीज, अब आते हैं इसके लक्षणों पर। नवावास में पाया जाएगा, और एक लाइन दे रहा हूँ जो आपके परीक्षा उपयोगी है। अविकल्पी परजीवी होंगे फाइकोमाइसिटीज, तो याद रखिएगा फाइकोमाइसिटीज के उदाहरण पे जाइए आप। जैसे ही आप इस पॉइंट को पकड़ते हैं अविकल्पक परजीवी, फटाक से आप इसके उदाहरण मन में लाइए। म्यूकर और एल्बुगो, ये क्या है? एल्बुगो क्या होगा? अविकल्पी परजीवी होगा। कवक जाल इसमें अपटीय होगा और बहुकेंद्रिक होगा। अगर कोई एनालिटिक क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, एल्बुगो है अविकल्पी परजीवी, अपटीय, बहुकेंद्रिक, ये आपके उत्तर वाली लाइन होगी। बाकी इसके अकॉर्डिंग इसके पैरेलल आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। अलैंगिक जनन की विधि इसमें चल और अचल बीजाणुओं द्वारा होगा। युग्माणु असमयुग्मकी और समयुग्मकी दोनों प्रकार के मिलेंगे। म्यूकर एल्बुगो का परिचय हम पहले ही कर चुके हैं। एस्कोमाइसिटीज में आ जाइए। एस्कोमाइसिटीज को कवक, थैली कवक के रूप में जाना जाता है। एक कोशिक या बहुकोशिक, येस्ट, एक कोशिक की बात करेंगे तो येस्ट है, बहुकोशिक की बात करेंगे तो पेनिसिलियम हमारे सामने है उदाहरण के लिए। मृतजीवी, अपघटक, परजीवी या शलमरागी होंगे। शलमरागी क्या होता है वो समझ लीजिएगा। पशुवस्था पर उगने वाले जितने भी कवक हैं वो सारे शलमरागी, शमलरागी कहलाते हैं। कवक जाल शाखीय पटीय होगा। अलैंगिक बीजाणु इसमें कॉनिडिया पाई जाती है, ये इसका विशिष्ट प्रश्न। कॉनिडिया विशिष्ट कवक जाल कॉनिडियम धर पर बहिर्जात रूप में उत्पन्न होता है। कॉनिडिया अगर अनुकूलता मिल जाए कॉनिडिया को, तो कॉनिडिया अपनी अनुकूलता की स्थिति में कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु इसमें एस्कस बीजाणु होता है। इसके उदाहरण एस्परजिलस, क्लेविशेप, न्यूरोस्पोरा, मॉरिल और बफल है। मॉरिल और बफल वापस याद करा दूं आपको, खाद्य उपयोगी हैं। न्यूरोस्पोरा पादप जगत की ड्रोसोफिला के नाम से जाना जाता है। ड्रोसोफिला पे सबसे ज़्यादा आनुवंशिक प्रयोग हो रखे हैं। ठीक उसी तरह जैव रसायन प्रैक्टिकल और आनुवंशिक प्रैक्टिकल न्यूरोस्पोरा पर इतने हुए कि आखिरकार इसको पादप जगत की ड्रोसोफिला का नाम ही दे दिया गया। इस तरह से कवक के दो भाग हमने पढ़े। कवक का तीसरा भाग होगा आपका बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के कैरेक्टर्स पे जाते हैं।
मिट्टी, पेड़ के ठूंठ, सजीव पादपों पर यह परजीवी के रूप में उपस्थित होगा। अर्थात आपका जो कवक है वो एक परजीवी भी है। कवक जाल, इसमें शाखीय पट्टे होंगे, अलैंगिक बीजाणुओं का अभाव होता है इसमें। यह आपके प्रश्न की लाइन आ गई। कायिक जनन खंडन विधि से होगा। दो कायिक कोशिकाओं या जीन संलयन से प्लाज्मोगमी अवस्था होगी। प्लाज्मोगमी से द्विकेंद्रक की संरचना बनेगी और यह बेसिडियम में परिवर्तित हो जाएगा। बेसिडियम में केंद्रक संलयन और समसूत्री विभाजन होता है। परिणाम स्वरूप ये बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलन से जुड़े रहते हैं, इसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके उदाहरण एगेरिकस हैं, एक प्रकार का मशरूम, अस्ट्रीलेगो, कंड, पक्सीनिया, किट कवक, मशरूम, ब्रैक्ट कवक और पफ बॉल, ये भी इसके उदाहरण में आएंगे। एक संरचना दी गई है आपको नीचे मशरूम के रूप में, जिसके आंतरिक संरचना गिल्स, वलय, स्टिपी शो की गई है। ड्यूटेरोमाइसिटीज इसका आखिरी प्रभाग है कवक का, जिसे अपूर्ण कवक कहते हैं। और अपूर्ण कवक क्यों कहते हैं ये समझिएगा। अलैंगिक या कायिक अवस्था ही इसकी ज्ञात है, इसलिए इसको अपूर्ण कवक कहा जाता है। कोनिडिया जन भाग के रूप में इस्तेमाल होता है, इसमें प्रयुक्त है। कवक जाल पट्टीय शाखित होंगे। ये मृत जीवी और परजीवी हो सकते हैं। अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक हैं जो खनिज चक्र में सहायक होते हैं। इसके उदाहरण वापस मेमोरी में डाल लीजिए आप। अल्टनेरिया, कॉलिटोड्राइका और टाइकोडर्मा। इस तरीके से जो आपके सूक्ष्मजीव का दूसरा भाग था और जहां हमने इसको पढ़ा है, तो कवक पूरा होता है। हम जीवाणु से शुरू कर चुके हैं, हमने कवक पूरा कर लिया है। और कवक के बाद मैंने आपको कल एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें ये कहा था कि हम एक बार इनको पूरा अपने कह सकते एक मॉडल स्ट्रक्चर की तरह देखते चलेंगे, और उसके बाद इनकी जितनी ज़्यादा क्वेश्चनेबल और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से जितना इसका अभ्यास का रूप होगा, वो PDF नोट्स के रूप में भी और क्वेश्चन शीट के बेसिकली क्वेश्चन शीट की तरफ ज़्यादा रुझान रखूँगा, ताकि आप वहाँ से आपका जजमेंट भी बढ़िया हो। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और आपके सामने 4 उत्तर होंगे, उस उत्तर में आप किस तरीके से उसको चयन करते हैं और उसका एनालिसिस जब आपके सामने जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। इसका तीसरा भाग, सूक्ष्म जीवाणु का जो तीसरा भाग है वो है विषाणु। और विषाणु इसमें देखिएगा ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सीधा एक अर्थ है टॉक्सिक्स यानी विषैला। 1796 में ही एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज में इसको बताने का प्रयास कर दिया था। 1892 में TME में इवानोवस्की जो रूस के थे, उन्होंने इसको खुल के बताया। विटेकर की पंचजगत अवधारणा के अंदर या पंचजगत वर्गीकरण में विषाणु को स्थान नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ये विषाणु, विरोइड और लाइकोन, ये तीनों जो थे अकिशकी जीव थे, इसलिए इनका वर्गीकरण उन्होंने अपने वर्गीकरण में इनका वर्णन नहीं किया है। विषाणु को वर्गीकरण से बाहर रखने का कारण उसका जीवन वास्तविक नहीं होना है। कारण बता देता हूँ। जब विषाणु हमारे दिमाग में आता है तो विषाणु एक ऐसी परिकल्पना है जो ना तो सजीव है ना निर्जीव है, मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की एक योजक कड़ी है। और ये योजक कड़ी का मतलब ये बताता हूँ कि जब ये निर्जीव अवस्था में होता है तब ये मृत प्राय होता है। जैसे ही ये सजीव के साथ जुड़ेगा तो उसकी उपापचय क्रियाओं के साथ अटैच हो जाता है और वहाँ अपनी सक्रियकारी भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है DNA या RNA, दोनों में से कोई एक, दोनों साथ में नहीं जाएंगे। यह सजीव का लक्षण होता है कि दोनों साथ में रहे, दोनों में से एक मौजूद रहता है। विषाणु केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल निर्मित ये एक प्रकार का अविकल्पी परजीवी है। इसका आकार 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होता है।
सबसे सूक्ष्म टोबैगो नेक्रोसिस माना गया है 17 नैनोमीटर का, और सबसे बड़ा जो है पोटैटो फीवर 400 नैनोमीटर का माना गया है। इसके कुछ लक्षण की बात करें हम तो ये अकोशिकीय होंगे, उपापचयी क्रियाओं का स्वतंत्र रूप से इनमें संपादन नहीं होता है, डीएनए या आरएनए में से किसी एक की उपस्थिति होती है, हम बात कर चुके हैं इसकी। वास्तविक कोशिका में दोनों उपस्थित होने चाहिए, संक्रमित कोशिका में ही इनका गुणन या जनन संभव होगा। उपयुक्त वर्णक जो पहला और दूसरा कैरेक्टर है यही वो कारण थे जिसकी वजह से ये वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं थे। विषाणु वर्गीकरण का जो आधार था इसको एकल सूत्री और द्विसूत्री के आधार पर कभी कभी वर्गीकरण करते हैं। ये रोग कारक और रोग प्रसार की जो विधि है इसमें इसके आधार पर भी बांटे जाते हैं। मोटे तौर पर हम देखें तो ये पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी के रूप में जाने जाते हैं। पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है और उदाहरण इसका टीएमवी है। जंतु विषाणु में डीएनए है, कभी कभी आरएनए के रूप में इसकी उपस्थिति होगी। इन्फ्लुएंजा वायरस और मम्प वायरस इसमें इसके उदाहरण होते हैं। और जीवाणु भोजी ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं वो जीवाणु भोजी कहलाते हैं। आकार में ये गोल, बहुतलीय, दंडाकार और तंतुवत होंगे। सबसे जो प्रचलित रूप है इनका वो छड़नुमा वायरस है जो टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस में पाया जाता है। हमने एक नाम का खूब इस्तेमाल करा है वो है आपका जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी के बारे में जान लें हम। वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित कर नष्ट कर देते हैं वो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ये फेज शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भक्षण। और जीवाणु भोजी ये एफ टर्ट और एफ डी हारेल ने सबसे पहले खोजा था। ब्रेडले ने 1967 में बताया कि फेज कई प्रकार के होते हैं और इनके द्वारा एस्चेरिचिया कोलाई को संक्रमित किया जाता है जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, तो ये इसलिए इनको बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। जीवाणु भोजी की जो संरचना होगी ये टेडपोल के समान होती है। ये उप इकाई, इसकी जो उप इकाई हैं वो है सिर पूंछ जोड़ने का संयोजक, पूंछ, आधार प्लेट और पुच्छ तंतु। ये T4 टाइप का जीवाणु भोजी होगा। और पुच्छ तंतु जो है परपोषी में पहचान करवाने का कारक होता है। इसी जगह से परपोषी की कला से चिपका जाता है। एक स्ट्रक्चर आपके सामने दी है जिससे आप देख सकते हैं T4 जीवाणु भोजी का हेड कैप्सिड है, इसका बीच के आकार डीएनए है, कॉलर है और आधार प्लेट बता रखी है। आधार प्लेट याद रखिएगा हेक्सागोनल टाइप का होता है, प्रत्येक जो कोणाकार संरचना होगी और पूंछ इनसे निकली हुई होगी। इसके नीचे एक कैप्सुमियर जो कैप्सिड शब्द इस्तेमाल हुआ है, कैप्सुमियर की स्थिति बता रखी है और ये टीएमवी में होगा। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है T4 जीवाणु भोजी का है और नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो टीएमवी का स्ट्रक्चर होगा। बीच में इसका मध्य कोर होगा, कैप्सुमियर से जुड़े होंगे, इससे आरएनए हेलिक्स होगा और कैप्सिड नाम के स्ट्रक्चर को ये बताता है, कैप्सिड के रूप में आ जाता है सामने। स्टेनले ने सबसे पहले 1936 के अंदर टीएमवी का रवे क्रिस्टल प्राप्त किया था जो छड़ाकार था। इनके प्रोटीन में 2130 उप इकाई प्रोटीन थी। प्रत्येक उप इकाई प्रोटीन में 150 अमीनो अम्ल थे और इसमें एसएसआरएनए उपस्थित था। 6400 न्यूक्लियोटाइड पाए गए थे। एक प्रकार से ताप स्थिर विषाणु माना गया इसको। और जब छड़ाकार सम्मिति की बात होती है तो एक कयास था कि ये छड़ाकार सम्मिति केवल पादप विषाणु में होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जंतु विषाणु में भी पाया गया है और जुकाम फ्लू विषाणु और गलसुआ विषाणु में इसको देखा गया है। इस तरीके से जो वायरस है हमने वो भी पूरा कर दिया। सूक्ष्म जीवाणु में आपने तीनों ही जो इसके बिंदु दे रखे हैं। अब इसी से रिलेटेड अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं क्वेश्चन शीट देने से पहले इनके जो मित्र और शत्रु रूप है, मतलब वायरस से कौन से रोग फैलते हैं और जीवाणु से कौन से रोग फैलते हैं, कवक का
हमारे लिए उपयोगी या अनुपयोगी क्या प्रयोग होता है, इन सब का एक एनालिटिक पहले एनालिसिस करूंगा और उसके बाद एक क्वेश्चन शीट आपके समक्ष रखूंगा। तो इस तरीके का वीडियो होगा अगला।